हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी सेकंड क्लास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के सिलेबस आपने देख लिया था, हमारा कवर हो गया था। एक बार स्टडी मैट से आपने रेफर कर लेना अच्छे से, ये सारे एग्जांपल्स देख लेना, स्पेसिमेंस चेक कर लेना आपने, ठीक है। आज हम आगे का देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पिकअप करना है। हमने बात की थी इस बारे में, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस आपको अच्छे से पता है ये बातें, क्योंकि आपने एंट्रीज की हुई है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक पर्सन है ड्रॉर, ठीक है। जिस पर्सन ने पैसा लेना है उसका नाम है ड्रॉर। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की जा रही है यहाँ पे इन पर्टिकुलर। उसने ड्रॉ किया है बिल, ठीक है जी। जिस पर्सन ने पैसा देना है उस पर्सन को वो बिल दिया जाता है और वो पर्सन साइन कर देगा तो वो एक्सेप्टर ऑफ द बिल बन जाएगा। अगर वो साइन नहीं करेगा तो यानी कि वो बिल डिसऑनर हो गया है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। ये नई बात है, ये बात आपको नहीं पता थी। आपने जो डिसऑनर की एंट्रीज की थी क्लास 11th में, वो बेसिकली क्या था, वो डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट था। ये बात आपको नहीं पता थी, ठीक है। ये बात नई है, चला ध्यान से फिर से समझना। जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा ड्रॉई पर्सन जो है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा बिल को, यानी कि वो डिसऑनर हुआ है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। चेक करते हैं एक बार फटाफट से। एक्सेप्टेंस आफ्टर द बिल हैज बीन साइंड if there are more than one part upon such one part and deliver the same to the holder or some other person on his behalf, he is called the acceptor. एक्सेप्टर इज द ड्रॉ। सिंपल आपने ये करते हुए चलना है, यहाँ से ऊपर का आपने लर्न नहीं करना है। एक्सेप्टर इज द ड्रॉई, वो ड्रॉई ही है जिसने अपने साइन कर दिए हैं और उसने वापस से भेज दिया है, ठीक है। वापस से वो बिल भेज दिया है। क्या कहते हैं, कहते हैं हु हैज साइंड द असेंट अपॉन द बिल। बिल के ऊपर उसकी साइनिंग जरूरी है, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर होते हैं यहाँ तक की बात। आगे चलते हैं। एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर का क्या मतलब है, कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि ड्रॉई जो पर्सन था उसने एक्सेप्ट नहीं किया है पर किसी और पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हो सकता है ना, जैसे अगर हम बात करें राम श्याम मोहन की, तो राम ने ड्रॉ किया, शाम को दिया, एक्सेप्ट नहीं किया शाम ने, पर शाम ने मोहन को कहा और मोहन को लगा कि नहीं मुझे शाम की इस टाइम हेल्प करनी चाहिए, तो मोहन ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। यानी कि अभी के लिए वो एक्सेप्टेंस में लेके आया है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोहन कौन है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर है, यानी उसने एक तरीके से किस ऑनर करने के लिए किसी पर्सन को, वन पर्सन शाम पर्सन को, उसने वो बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। द पेमेंट विच इज मेड, जो बाद में पेमेंट करेगा उसका नाम क्या होगा, पेमेंट फॉर ऑनर। बस यहाँ तक आपको करना है, एक बार यहाँ तक में आपकी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये 3 लाइन्स के अंदर आपकी बात यहाँ पे कवर हो रही है। आगे चलते हैं हम। How acceptance for honor must be made. A person desiring to accept for honor must declare that he accepts under protest the protested bill for the honor of the drawer or of a particular endorser whom he names generally for honor. बात को समझ लेना, नहीं तो लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बात को समझो जरा, एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड से चेक करते हैं। पर्सन डिजायरिंग टू एक्सेप्ट, हमारे एग्जाम्पल में कौन है, मोहन। ऑनर करना चाह रहा है वो किसी पर्सन को, शाम को, जैसे डिक्लेयर कर रहा है कि एक्सेप्ट करता हूँ मैं अंडर प्रोटेस्ट द प्रोटेस्टेड बिल फॉर द ऑनर ऑफ द ड्रॉ, ठीक है जी। वो कह रहा है कि जो राम पर्सन है, ठीक है, राम पर्सन बेसिकली ड्रॉर है, उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। राम पर्सन प्रोटेस्ट करने गया, राम पर्सन ने कहा कि शाम मेरा बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में एक पर्सन आया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, जिसका हमने नाम अभी के लिए मोहन रख दिया है। तो वो पर्सन ने क्या किया, वो पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है उस बिल को। कह रहा है फॉर द ऑनर ऑफ द ड्रॉर, या फिर उसके अलावा और कोई पहले वाला कोई पर्सन है, ठीक है। आपने लर्न यहाँ तक करना है फॉर द ऑनर ऑफ द ड्रॉर, बस ड्रॉर तक आपने अपना ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। आगे आपको एंडोर्सर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक इम्प्लाइड चीज़ होती है, वो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर होती है यहाँ तक की बात। जिस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना, बाय राइटिंग ऑन द, अपना नाम लिखता हुआ वहाँ पे चल रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं मैं इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, असेंशियल्स चेक कर लेते हैं इसके फटाफट से। वैलिड एक्सेप्टेंस के, द होल्डर मस्ट कंसेंट टू
acceptance for honor. Holder cannot be compelled to acceptance for honor. भाई जो भी पर्सन है, जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है, ठीक है। उसने कोई पुराने लेने देने खत्म करने होंगे, वो अपनी इच्छा से एक्सेप्ट कर रहा है, उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट चेक करते हैं, द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर अ बेटर सिक्योरिटी। इस बात को ध्यान से समझते चलना। आप लोगों ने ना एक बात प्लस वन में की थी कि भाई नोटिंग चार्जेस आते हैं। नोटिंग चार्जेस कब आते हैं? डिसऑनर के केस में आते हैं। पर वो डिसऑनर कौन सा था? वो डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट था। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात कर रहे हैं कि राम ने श्याम के घर बिल भेजा जो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। राम जा रहा है नोटरी के पास और कह रहा है कि ये मेरा बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वो वहाँ पे उससे लिखवा रहा है कि मेरा पैसा इतना बनता है, बट वो प्रोटेस्ट कर रहा है वहाँ पे जाके कि पर मेरा पैसा नहीं दे रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर की बात आएगी। क्लियर होती है यहाँ पे बात? यानी कि हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ मैं, तो एक डिस्प्यूट है, एक झगड़ा सा अराइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट बिल नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई? वो कारण हमें नहीं पता, पैसा नहीं है या उसको लग रहा है कि नहीं ये मेरा अमाउंट नहीं है, जो भी कारण है, ठीक है, वो हमें नहीं पता। बट यहाँ पे एक्सेप्ट ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिल को, ठीक है ना। तो ऐसे केस में किसी और अदर पर्सन ने एक्सेप्ट किया है, पहले बिल की नोटिंग हो रखी है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, या वहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे एक बेटर सिक्योरिटी चाहिए कि अब क्योंकि हमें दिख रहा है शाम के पास पैसा देने के लिए नहीं है, हमें धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है, तो हमने उसकी पहले ही नोटिंग करा ली है। बाद में कराने की बजाय हम पहले ही कह रहे हैं कि एक बेटर सिक्योरिटी हमें चाहिए। एक पर्सन और अगर मिल जाए एक्सेप्ट करे जो ऑनर के लिए, वो हमें पर्सन की जरूरत है, उस पर्सन को हम सर्च कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कैन बी मेड बाय पर्सन जो ऑलरेडी लायबल नहीं है उस बिल पे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जो ऑलरेडी लायबल है तो वो तो कोई ऑनर नहीं कर रहा किसी को, उसकी तो लायबिलिटी थी ना, इस वजह से वो एक्सेप्ट कर रहा है। जो खुद से नहीं ड्रॉई जो है वो अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो वो स्ट्रेंजर बन जाता है। यहाँ तक कर लेना आपने स्ट्रेंजर तक। आगे चलते हैं, इट मस्ट बी ड्रॉन मेड बाय राइटिंग ऑन द बिल, इट मस्ट बी फॉर द होल अमाउंट की आधा आधा नहीं चलेगा यहाँ पे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी जो कि ऑलरेडी लायबल ऑन द बिल है, बिफोर टू बिल इज ओवर ड्यू। इसके आपने 5 पॉइंट्स कर लेना है, ऊपर के 5 पॉइंट्स। ठीक है, इस ये 6 पॉइंट भी आप कर सकते हो, 6 पॉइंट्स आपने इसके करते हो जाना, टिक कर लेना आपने, 6 पॉइंट्स यहाँ से आपने रखने हैं। आगे चलते हैं, ये वाली चीज़ें फिर से बीच में फ्लो को ख़राब करेंगी जैसा हमने कल देखा था, ठीक है। 118 सेक्शन का लाया था, आज एक ट्रिपल वन है, ट्रिपल डबल वन टू है, तो ये हम अभी रुकते हैं इसके लिए। पहले मैं फ्लो नहीं ख़राब करूँगी, मैं आगे चलूँगी सेक्शन 8 पे, क्योंकि हम पहले छोटे छोटे नए नए सेक्शन जो है ना वो कवर करेंगे। जो 111 112 के सेक्शन है वो कंसेप्ट दे रहे हैं, और कंसेप्ट का मीनिंग पीछे के स्टडी मैट में दे रहे हैं, तो फ्लो ख़राब करने की जरूरत नहीं है, हम इसको लास्ट में इस चीज़ों के ऊपर आएंगे। होल्डर की बात करते हैं। होल्डर जो एनी पर्सन है जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी, जो ओनर है उस टाइम उसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है। एनी पर्सन जिसके नाम पे है या जो उस पोजीशन में है, जिसके जो रिसीव कर सकता है ना, अमाउंट ड्यू जिसको मिलेगा। Where the note bill of exchange is lost or destroyed, its holder is a person so entitled at the time of destruction. अगर मान लो आग लग गई है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी कारण की वजह से जल गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो एंटाइटल्ड पर्सन है, जो लीगली एंटाइटल्ड है, वही होल्डर माना जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल पे मैं आ रही हूँ, पर्सन जो स्टील कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई फोर्जरी का मतलब समझते हैं हम लोग, साइन झूठे साइन करना, तो वो होल्डर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मेलाफाइड पर्सन है। आगे चलते हैं, एजेंट होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर हिज प्रिंसिपल इज नॉट अ होल्डर, क्योंकि वो किसी के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, होल्डर कौन माना जाएगा, होल्डर उसका प्रिंसिपल ही माना जाएगा। होल्डर देख लेना है आपने, और आगे चल रहे हैं हम, होल्डर इन ड्यू कोर्स।
होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी टिक कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, होल्डर भी इंपॉर्टेंट है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को जनरली हम HDC कह देते हैं, कहते हैं एनी पर्सन हु, और हाईलाइट कर लेना जैसे कंसीडरेशन, ओनर बनता है, ठीक है, कंसीडरेशन से, यानी इसे गिफ्ट नहीं मिला, इसने कुछ मेहनत की है, इसका पैसा ड्यू था, इसने कोई गुड्स भेजे, कोई सर्विसेज दी, जो भी काम किया है इसने कंसिडरेशन, इसकी वैल्यू बनती है, इसे गिफ्ट नहीं मिला। अगर आपको कुछ गिफ्ट मिलता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्री में मिलता है, तो वो बेसिकली आप क्या बनते हो, आप होल्डर बनते हो। और आप होल्डर इन ड्यू कोर्स तभी बनोगे जब आपने वो कंसिडरेशन के बदले में आपको वो चीज़ मिली है। Any person who for consideration become the possessor before the amount becomes payable। और कोई उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है क्या कि इस बिल में, इस चेक में या फिर इस प्रॉमिसरी नोट में कोई डिफेक्ट है, उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं है। जैसे कि एक चोर पर्सन ने आके मिस्टर राम को वो ट्रांसफ़र कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी, क्यों, क्योंकि गुड्स दिए थे मिस्टर राम ने उस चोर को, सामान भेजा था बिजनेस राम का, तो मिस्टर राम क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मिस्टर राम ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बंदा चोर है, उसको चोरी से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला होगा। तो यानी कि मिस्टर राम को क्या था, नो कॉज, उसके पास कोई कॉज नहीं था ये सोचने का कि भाई यहाँ इस टाइप, इस जो इंस्ट्रूमेंट मुझे मिला है इसमें डिफेक्ट है, ऐसा उसे सोचने का कोई भी गुंजाइश नहीं थी। यानी कि वो सोच सकते हैं हाँ ये बिल्कुल साफ सुथरा इंस्ट्रूमेंट मुझे मिला है। वो पर्सन क्या माना जा रहा है यहाँ पे, होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जा रहा है, क्योंकि उसने गुड्स भेजे थे, उसे पैसा मिल गया। पर यही अगर उसे गिफ्ट मिला होता तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाया जाता, ओनली होल्डर कहलाया जाता। एग्जाम्पल 1 रीड कर लेना है आपने, बहुत सिंपल है, जो भी हमने बात की बिल्कुल वही है। एग्जाम्पल 2 का अगर आप क्रक्स देखोगे तो मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ। फोर्जरी इज नलिटी, फाउंडेशन में बहुत बार आया है। फोर्जरी नल है, जहाँ पे साइन झूठे हैं तो उसकी बात ही खत्म हो जाती है, उसको फाड़ दिया जाता है, माना जाता है वो हुआ ना हुआ एक ही बराबर था। आगे चलती हूँ, असेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के बार बार आते हैं। होल्डर में वैल्यूएबल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। व्हेन गिवन एज अ गिफ्ट या इनहेरिटेंस में मिला है तो वो उसे HDC हम नहीं कहेंगे। बी पॉइंट चेक कर रही हूँ, होल्डर मस्ट एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द मेच्योरिटी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मेच्योरिटी से पहले की बात ही की जा रही है, बाद की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। गुड फेथ में होना चाहिए, यानी कि HDC को भी नहीं पता कि वो इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है, उसे कोई डाउट करने का कारण भी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, उस पर हर चीज़ लिखी होनी चाहिए, कोई इरेगुलरिटी, गलती नहीं होनी चाहिए। ही मस्ट हैव रिसीव्ड द इंस्ट्रूमेंट एज अ होल्डर, यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज कर लेना है आपने, ठीक है, होल्डर की तरह उसने लिया है, चाहे वो आगे किसी को दे दे, है ना, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो एज अ बेयरर उसको रख ले, चाहे उसका नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मर्जी उसे मिला है वो होल्ड करे, चाहे आगे दे, जो मर्जी करे, बट वो अभी उसको मिला कैसे, रिसीव कैसे हुआ, एज अ होल्डर। होल्डर तक ब्रैकेट क्लोज आपने करना है। आगे चेक करते हैं, प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है, इसके जो प्रिविलेजेस है ना काफ़ी है, 6 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। शुरुआत ही किससे की है, इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट से की है, जिसके बारे में नीचे बताया गया है। तो मैं थोड़ा सा पहले नीचे का आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं वापस इनक्वाइट पे आती हूँ। पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 कर रही हूँ मैं, 8 अभी हमने किया है पहले, तो फ्लो को ही मैं आपको कंटिन्यू रख रही हूँ। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब है, पेमेंट एज पर द अपरेंट टेनर। अपरेंट टेनर का मतलब क्या है, जो कुछ भी लिखा हुआ था, जो दिख रहा था उस अपने इंस्ट्रूमेंट में, 3 दिन, 3 महीने, 2 महीने, जो भी बात तरीके से लिखी हुई थी उसके हिसाब से पेमेंट हुई है। एक्सक्यूज में, इन गुड फेथ हुई है, विदाउट नेग्लिजेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई केयरलेसनेस नहीं है, ठीक है, विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन, जिसके पास है कोई, उस वहाँ से कोई नेग्लिजेंस हमारे पास नहीं दिखाई दी है, ना ही कोई शक की गुंजाइश है कि इस पर्सन को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ अंडर द सर्कमस्टांसिस, यहाँ तक कर लेना है आपने, पोजेशन तक कर लेना। बेयर इंस्ट्रूमेंट पे चल रही हूँ मैं। बेयर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, वेयर द नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक, तो जिसके हाथ में होगा वो इंस्ट्रूमेंट वो बेयर माना जाएगा। लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, मतलब सिंपल है, किसी का नाम ही नहीं लिखा हुआ लास्ट में, किसी का ब्लैंक छोड़ा गया है, सिर्फ डिलीवर करना है, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नेगोशिएबल की तरह हो जाएगा।
ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिसपे किसी का नाम लिखा होगा, पे टू राम, पे टू श्याम। ठीक है जी, आगे चल रहा है अपने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका बढ़िया से इन्होंने नीचे चार्ट सा बना दिया। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन है या मेड इन इंडिया है या पेबल या ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। आप देख रहे हो बात को, समझो। बना इंडिया में, ठीक है, या फिर बना किस पे? रेजिडेंट इन इंडिया पे। थोड़ा थोड़ा सैलरी, वो सैलरी से पहले वाला चैप्टर थोड़ा थोड़ा दिमाग में आएगा टैक्स का। भाई इंडिया वाले बंदे को छोड़ना ही नहीं है। या याद है ना, एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो भी आ जाएगा टैक्स में। ठीक है, या फिर पर्सन कौन सा कमा रहा है बंदा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी पेबल इन और ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो भी वो इंग्लैंड में कवर होगा। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जब एनआई इज नॉट, इंडिया में ड्रॉ नहीं हुआ, इंडिया में मेड नहीं हुआ, या फिर इंडिया में पेबल नहीं हुआ, तो वो क्या माना जाएगा? तीनों से कुछ भी है। ठीक है, एक भी चीज अगर बाहर की हो गई है तो उसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं फटाफट से। प्रॉमिसरी एग्जांपल देखते हैं। प्रॉमिसरी नोट मेड इन कोलकाता, पेबल इन मुंबई, तो इंडिया का हो गया, इनलैंड हो गया। सेकंड भी चेक कर सकते हो। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का चेक करना, ए पॉइंट, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, मेड पेबल पर्सन आउटसाइड इंडिया, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, मेड पेबल इन इंडिया। ठीक है, वही चीजें जो नीचे यहाँ पे लिखी गई है। इनवर्ट इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं हम एक बार। इनवर्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? देखा जाए तो फेथ। ठीक है, फेथ का मतलब क्या है? आपने मुझे चेक दिया और आपने बोला कि आप इस पे जितना भी आपका गुड्स का अमाउंट बनता है, आप हमने आपको ट्रक सप्लाई किया, जितना अमाउंट बनता है वो आप अपने यहाँ पे प्रिंट, जितना भी अमाउंट ड्यू है आपका प्रोफेशन में, ठीक है, बिजनेस में, वो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, लिख के आप अपना चेक में लिख के अमाउंट और आप अपना डिपॉजिट प्रेजेंट कर देना, डिपॉजिट करा देना बैंक। ठीक है, अब मेरा अमाउंट बनता था मान लो कि 10,000 रुपये, पर मैंने गलती से या जानबूझ के लिख दिया 12,000 रुपये, तो मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए? 10,000 रुपये मुझे मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस में ऐसा चलता है। मैंने कहा, हम दोनों ने बैठ के डिस्कस किया, भाई अभी नहीं समझ में आ रहा इनवॉइस कितने टोटल होंगे लास्ट दिन तक, क्योंकि अभी 4 दिन और माल आएगा। ठीक है, प्रोडक्शन चल रही है, जब जब मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो मैं फ़ोन करके मंगवाती रहती हूँ। ठीक है, तो ऐसा है, जब लास्ट दिन तक 15 दिन तक, 15 तारीख तक जितने आएगा ना, मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, आप मुझे चेक दे दो, हम उस हिसाब से सेटलमेंट कर लेंगे। तो 10,000 बनता था, मैंने 12,000 लिख दिए। ठीक है, जाके मुझे 12,000 का मैंने वहाँ पे कर दिया। अब 2,000 रुपये मुझे रिटर्न करने ही पड़ेंगे, ऐसा ये एक्ट कह रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी तुमने मुझ पर क्यों विश्वास किया, तो तुम्हारी गलती है, अब एक बार गलती हो गई तो मैं तो 2,000 रुपये वापस नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्ट कह रहा है इनक्वायरी इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही है कि आपके ऊपर विश्वास करके ब्लैंक छोड़ा गया अमाउंट को। ठीक है, 10,000 रुपये का अमाउंट था तो आपको 10,000 ही भरना चाहिए था, तो ऐसे केस में 12,000 मेरा लाइबल नहीं है। पर मैंने क्या किया, 12,000 लिख दिया वहाँ पे, और मैंने किसी के 12,000 रुपये देने थे। ठीक है, किसी पर्सन राम के, मैंने वो चेक फटाफट से राम को दे दिया। ठीक है जी, अब मुझे बात बताओ, वो 10,000 रुपये मिलेंगे राम को कि 12,000 रुपये मिलेंगे? भाई देखा जाए तो राम तो क्या बन गया? राम बन गया होल्डर इन ड्यू बुक्स। उसने मुझे सामान भेजा था, मैंने उसके लाइबल है, अमाउंट है, कंसिडरेशन है, वैल्यू है, मैंने उसके 12,000 रुपये देने थे, जिसका मैंने उसे चेक दे दिया। अब इसमें राम की कोई गलती नहीं है कि मेरे 2,000 रुपये की कमी पड़ रही है, उसे तो 12,000 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, जो पर्सन है उसके अकाउंट से डेबिट हो गए, राम को 12,000 मिले और 2,000 रुपये मुझे पर्सन को देने पड़ेंगे। ठीक है जी, क्लियर होती है यहाँ तक की बात? एक बार रेड करना है। वेयर वन पर्सन साइन एंड डिलीवर टू अनदर, एक स्टैम्प है, नेगोशिएबल इंडिया के हिसाब से प्रॉपर सब कुछ हो गया, इधर हो लिया तो पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर वहाँ पे दूसरे पर्सन को एक अथॉरिटी दे दी है कि वो उसे कंप्लीट कर ले, यानी अमाउंट नहीं भरा है पर स्टैम्प तो लगा दी है ना, उस स्टैम्प से ज़्यादा का अमाउंट नहीं भरना है आपको। ठीक है, स्टैम्प के हिसाब से आपको अमाउंट भरते हुए चलना है। द पर्सन so signing shall be liable to any holder in due course for such amount, यानी कि अब जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको तो पैसा मिलेगा, पर क्या राम होल्डर इन ड्यू कोर्स जो भी बना वो 12 की जगह 14 रिकवर कर सकता है? भाई नहीं, उसके तो 12 बनते तो वो 12 ही रिकवर करेगा।
आगे रीडिंग के पॉइंट्स रखने हैं आपने, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। पर्सन ने क्या किया, एक अथॉरिटी दी है दूसरे पर्सन को कि वो अप्रोप्रिएट अमाउंट लिख दे। डिलीवरी ऑफ सच अ पर्सन इज असेंशियल व्हेन वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर। द पर्सन साइन एंड डिलीवर द इनपुट इंस्ट्रूमेंट इज लायबल टू बोथ द होल्डर एंड द होल्डर इन ड्यू कोर्स। चेक करना है आपने यहाँ पे कह रहा है डिलीवरी ऑफ सच ए पेपर, क्योंकि मैंने आगे डिलीवर किया दूसरे पर्सन को, है ना। जब यहाँ पे साइनिंग हो रही है, डिलीवर हो रहा है, तो ऐसे केस में लायबिलिटी रहेगी। पर दोनों के अपने राइट्स हैं, वो भी हम चेक करेंगे। आपने यहाँ तक करना है, यहाँ होल्डर इन ड्यू कोर्स, लायबल टू बोथ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, और एक लास्ट लाइन आप समझ लो जो भी हमने की है। The holder in due course can however recover any amount on such instrument, ठीक है, provided stamp उतने अमाउंट की लगी होनी चाहिए। जैसे उसने 12,000 मांगे तो वो 12,000 रिकवर कर सकता है। आप ये वाला एग्जाम्पल रीड करना है, इसमें कुछ खास नहीं है, एक बार एग्जाम्पल अपने घर पे रीड कर लेना है बस। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे ग्रुप में डालते रहना कि हम एग्जाम्पल क्लियर नहीं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया था ना आपने वैसे करते हैं। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं, ये भी आने वाले पॉइंट है सारे। एम्बिगस मतलब ये क्या था, डबल मीनिंग, ठीक है ना। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो देखने में प्रॉमिसरी नोट भी लग रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मैंने क्या किया, मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, किसका नाम लिखा, मैंने अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, कि मैं मान लो मैं ए हूँ, मैंने लिखा ए विल पे टू बी, ठीक है ना। अब देखा जाए मैं खुद ही लिख रही हूँ तो लग तो प्रॉमिसरी नोट जैसा रहा है, आई प्रॉमिस टू पे ही हो रहा है एक तरीके से, पर है फॉर्मेट सारा बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, एक बार चेक करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूट एज अ प्रॉमिसरी नोट और एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ थर्ड पर्सन, और वेदर ड्रॉ इज अ फिक्टिशियस पर्सन। होल्डर, अब होल्डर की मर्जी है भाई, तुम उसे बिल ऑफ एक्सचेंज मानो चाहे तुम उसे प्रॉमिसरी नोट मानो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट विच इज वेग और क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है उसे हम एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बस यहाँ तक कर लेना है आपने, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। सेक्शन 18 चेक कर रही हूँ मैं आपके साथ। अमाउंट इज डिफरेंटली स्टेटेड इन फिगर्स एंड वर्ड्स, मतलब 20 लाख लिखा और गलती से कहीं 20,000 लिख दिया, ठीक है, वर्ड्स में अलग है फिगर्स में अलग है, तो कौन से कंसिडर करना है आपने, अपने वर्ड्स वाला कंसिडर करते हुए चलना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जीरो में तो गलती हो सकती है, बट जो वर्ड्स होंगे TWE ऐसे करके जो लिखा होगा उसमें गलती होने का चांस बहुत मिनिमम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18 को भी आपने टिक कर लेना है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते चलते हैं, इतना आपने ज़रूर रिवाइज करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी फैक्ट्स काफ़ी हैं, साथ साथ ही रिवाइज करते हुए आपने चलना है।